सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। द टॉपिक इज कंजर्वेशन करना है अपन को लीनियर मोमेंटम का। तो बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलो, इसका क्या होता है एक्सप्रेशन सारे बच्चे? फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या बोलते हैं ना चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है ना बच्चों। तो हमसे बोला जाता है कि व्हेन द net external force when the net external force acting on the system, acting on the, क्या लिखा है, सिस्टम इज जीरो, ये जीरो हो जाए, देन द लीनियर मोमेंटम, जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा ना बच्चों, गेट्स कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम गेट्स कंजर्व्ड, इतना अपन ध्यान रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको जीरो कर दो और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? तो बोलोगे यस सर आता है। तो डेल्टा टी अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा? तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम 2 माइनस मोमेंटम 1। इसको राइट साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, P2, और ये क्या हो जाएगा, P1। किसी किसी बुक में P फाइनल और P इनिशियल भी लिखा हो सकता है, तो आप ऐसा बोलोगे, सर जी फाइनल मोमेंटम बराबर किसके आ रहा है यहां पर, फाइनल मोमेंटम इज इक्वलिंग योर इनिशियल मोमेंटम। इतना अपन को समझना है यहां से, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इसको प्रूफ करना होगा बच्चों आप लोगों को, राइट। मैं बच्चों प्रूफ करना इसको बहुत ही आसान है। अपन एक लीनियर सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जैसे मान लो कोई मोशन हो रहा है तो उसको 3 बार पढ़ना होगा, एक कोलिजन के पहले, एक कोलिजन के टाइम पे, और एक आफ्टर द कोलिजन। मान लो कोई 1 डायमेंशन मोशन है और आपके पास बच्चों ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दिख रहे हैं क्या? ये फर्स्ट और ये सेकंड, और बाद में क्या हो जाएंगे, है ना। यहां तक का तो क्लियर होगा ना सबको। ये ड्यूरिंग द कोलिजन, और बाद में क्या हो जाएगा, ये ऐसे मिलने लग जाएंगे आपको, है ना। बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको इस तरह से मिल जाएगा। लेट मी ड्रॉ इट। ये चल क्यों नहीं रहा है ये? देखो बच्चों, मैंने आपके सामने डायग्राम बना लिया है। इसको बोलोगे आप लोग बिफोर कोलिजन, बिफोर बोलो कोलिजन। बॉडी के पास क्या हो जाएगा, मासेस देखो, 2 बॉडीज m1 m2 हैं। ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, शॉर्टकट में इसको डिराइव करना बता रहा हूँ। देखो m1 m2 लिख लेना, और ये फर्स्ट वाला चल रहा होगा u1 से और ये चल रहा होगा u2 से। मोशन चैप्टर में इनिशियल वेलोसिटी इसको अपन u से दिखाते हैं। जब बच्चों यहाँ पे कोलिजन हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बॉडीज हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा होगा। एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा और एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा। एक का नाम हो जाएगा फोर्स, राइट साइड वाला फोर्स सेकंड बॉडी पे लग रहा है फर्स्ट की वजह से, और ये लग रहा है फर्स्ट बॉडी पे सेकंड की वजह से। किस किस को आया ये समझ में? ठीक है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। आप बोल सकते हो सर जी ये लोग अपने अपने फाइनल वेलोसिटीज पे चल रहे होंगे, तो v1 और v2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर कोलिजन वाला केस, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। और ये हो जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस, ठीक है। यहाँ 2 एस नहीं आएंगे, एक ज्यादा लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब सुनो, ड्यूरिंग कोलिजन क्या कह रहा है टीचर आपसे, ड्यूरिंग कोलिजन। मुझे बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का? एनीबडी हैज एनी आइडिया? ओके, तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो दोनों के दोनों फोर्सेस होंगे F21 बराबर किसके हो जाएगा, F12 के। और दोनों का डायरेक्शन इधर उधर है बच्चों, तो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ये लाइन अपन को समझनी है वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत।
अब अगर मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँ कि F21 क्या है और या F12 क्या है, तो आपको आना चाहिए। पहले देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो आप बोलोगे सर जी फोर्स लग रहा है किस पर, M2 पे, और किसने लगाया है, बोलो M1 ने। और ऐसे ही मान लो F12 लिखा है तो बोलोगे पहले 1 वर्ड लिखा हुआ है, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा होगा, किसकी वजह से, तो बोलोगे सर जी M2 की वजह से। तो बस अपना काम ही हो गया। F21 को लिख सकते हो आप लोग, ये फॉर्मूला होता है ना उसका, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको लिख सकते हो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ माइनस साइन आ सकता है, बोलोगे सर दोनों साइड तो बराबर लिखा है आपने, तो 2 अगर है ना तो बच्चों 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है m ब्रैकेट में v माइनस यू, याद होगा आप सब लोगों को, डिवाइड बाय टी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस लगा के बच्चों लोग v माइनस यू डिवाइड बाय टी। इतना पहले कर लेना, एग्जाम में आता है। माइनस इसलिए आ रहा है बेटा कि फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक फोर्स राइट साइड जा रहा है तो दूसरा उसके रिवर्स में आ रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन बराबर रिएक्शन में बताया हुआ है मैंने ये आपको। दिस इज द मेन फंडामेंटल लाइन, वरना आंसर नहीं आएगा आपका, गलती कर जाओगे एग्जाम में। अब क्या करना है बच्चों, जो आपका फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये जो ये फर्स्ट पार्ट है डेल्टा P2, तो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, तो मास किसका होगा, सेकंड का। वेलोसिटी किसकी हो जाएंगी, सेकंड की हो जाएंगी, और ये 1 का होगा, तो बच्चों 1 1 1 लिख लेना। क्या ही दिक्कत है यहाँ पे, अपन को टाइम से टाइम कट जाएगा, और क्रॉस मिनट ये इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा M2V2 माइनस M2U2 इक्वल्स टू, माइनस साइन लगाए बच्चों, ये क्या लगा, ये माइनस का साइन लगाया, तो माइनस साइन लगाना है और M1 को अंदर भेजना है, तो कितना हो जाएगा M1V1 माइनस, किस किस को आया ये समझ में, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को स्टूडेंट्स, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ M1V1, और माइनस माइनस सेकंड वाले के साथ आके प्लस कर लेगा, तो ये हो जाएगा M1U1। यहाँ क्या लिखा है M2V2 माइनस ऑफ M2 और U2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वी वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ करने हैं और यू वाले एक तरफ करने हैं, तो ये जो नेगेटिव का है ये इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव का है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसा मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे M2V2 ऑलरेडी है और यहाँ पर हो जाएगा M1V1 बराबर M1U1 प्लस M2U2। देखो वी वाले एक तरफ है, यू वाले एक तरफ है, इसका मतलब क्या है, आपने प्रूफ कर डाला है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का आपके, वो बराबर किसके हो जाएगा बच्चे लोग, इनिशियल मोमेंटम के। बस आप एक बार ध्यान रखो कि इसको रटना नहीं है, बस डेल्टा पी वाला लाइन लिख देना, उसके बाद ये लाइन लिख देना, एक जगह 2 2 2 कर देना, एक जगह 1 1 1 कर देना। मेक श्योर आपने माइनस साइन पुट करके रखा है। ये माइनस साइन ये बता रहा है दैट एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे लग रहा है। इससे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन को 9th के सिलेबस में इतना ही आएगा। कोई दिक्कत बच्चे लोग? ऑल राइट, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में से है, उसी में देखते हैं अपन आगे क्या क्या कर रहा है ये। देखो इन दिस क्वेश्चन एक मास है 100 kg का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 से लेकर 8 पर जा रहा है, इतना ही रीड करो अभी, है ना। वेलोसिटी 5 थी, बढ़ कितनी हो गई, 8 हो गई, टाइम कितना लग गया इसको, 6 सेकेंड हो गया। तो बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सरफेस हो सकता है, यहाँ पे आपका एक कोई ब्लॉक है जो एक्सेलरेट करते करते 5 से 8 पर आ जाएगा। पहले कितने पे चल रहा है, तो बोलोगे सर जी 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में किस पे चल रहा है ये, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया है इसको, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेकेंड्स, और ये इसका मास भी अपन को गिवन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स आया ही होगा तभी ऐसा हुआ है बच्चों। कोई प्रॉब्लम? हमसे कहता है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताइए, तो इस सोल्यूशन करना तो बड़ा आसान है बच्चों। मोमेंटम इनिशियल मतलब P1 निकालना है, मोमेंटम फाइनल मतलब P2 निकालना है। P1 मतलब हो जाएगा M इंटू यू, और ये हो जाएगा M इंटू वी। किस किस को आ जाएगा समझ में ये, मास कितना है 100, वेलोसिटी कितनी है 5, अगेन मास कितना है 100, और v कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 500 kg मीटर पर सेकेंड, एंड हियर यू कैन राइट 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इनिशियल और फाइनल कंप्लीट कर लिया। और कहता है फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए,
तो पूरी क्लास जानती है फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन कितना टाइम लग रहा है। समझ आ रहा है क्या? दोनों को माइनस कर लो भाई, 800 माइनस 500 और टाइम कितना लगा है 6, तो 800 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 306। अब बोलो, ठीक है, 4 से तो किस में आना चाहिए? न्यूटन में आना चाहिए। 6 है ना, तो 50 न्यूटन्स। आगे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक राइफल है जिसका मास कितना है, देखो 4 kg है ना। तो सबसे पहले एक राइफल को बनाते हैं। तो ये रहा तुम लोग का बच्चों, सपोज कोई ऐसी राइफल वगैरह होता है ना, इस तरह से कोई राइफल समझ लो, ठीक। तो इस राइफल के मास को आप लोग M1 कर लेना। कितना गिवन है बोलो, क्वेश्चन पढ़ के बोलो। 4 kg, राइट। और राइफल के पास क्या होता है बच्चों? बुलेट है, उसने फायर करा, तो ये राइफल से स्मॉल सा बुलेट बच्चों फायर होता है। इसका मास M2 कर लेना, ठीक है। तो राइफल M1 है, बुलेट यहाँ पर M2 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, बुलेट की, बोलो। उसको V2 करना। तो ये क्वेश्चन में गिवन है 35। आप ना कभी गन वगैरह का कभी फंक्शन देखोगे ना, तो ऐसा होता है बच्चों, बुलेट का मास बहुत कम होता है तो बुलेट फॉरवर्ड जाता है इस तरह से, और थोड़ा सा जर्क ना हमको भी लगता है, जो जो गन चलाता है ना उसको भी हल्का सा जर्क लगता है, तो उसको कहते हैं रिकॉइल मारा इसने बैक साइड में। तभी तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ हो पाएगा कि एक फोर्स अगर एक्शन सामने हुआ है तो उसका हल्का सा रिएक्शन जो होगा, कि बुलेट ये गन का मास बहुत ज्यादा होता है तो वो हल्का सा पीछे आती है। तो कितना पीछे आएगी वही निकालना है आपको। तो V1 अपना अननोन है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इसको अपन लोग। इसको करने के दो मेथड्स हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना। पहला तो होता है कि M1 V1 बराबर M2 V2 करके सॉल्व हो जाए। M1 कितना है बोलो, 4। V1 कितना है नहीं मालूम। M2 कितना है पढ़िए। बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम्स, है ना। तो 50 ग्राम का मतलब होता है 50 लिखोगे और नीचे उसके 1000 लिखोगे, क्योंकि ग्राम का, हाँ। और यहाँ हो जाएगा 35। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखना होता है ऐसा यूनिट में, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही मेरे को मिल जाएगा आंसर जो मुझे एक्सपेक्टेड है। तो देखो 0 से 0 जा रहा है यहाँ पे, और 50 से कट करोगे तो नीचे आ जाएगा बच्चों आपका, 5 से कट करोगे 20 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 4V1 इक्वल्स टू 35/20। और कट कर लो इसको, 5 से कट करते हैं चलो, 4 लिखा रहेगा और ये 7 हो जाएगा। 5 7 जा 5 4 जा, तो V1 कितना आया बच्चों 7/4, और नीचे एक और 4 आ जाएगा, तो आंसर हो रहा है तुम्हारा 7/16। कितना हो जाएगा ये, मीटर्स पर सेकेंड। सबको आया यहाँ तक समझ में? 9th के बच्चों यहाँ तक समझ में आया? एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है बच्चों समझने का। वो ये कहता है कि कोई ये सिस्टम पूरा आइसोलेटेड था, किसी ने बाहर से आके थोड़ी ना गन चलाई है, ये आपका एक सिस्टम है ना। सिस्टम के अंदर 2 से ज्यादा बॉडी हो सकते हैं, तो सिस्टम के अंदर कौन कौन है अपने पास, गन है और कौन है, बुलेट है। गन है और क्या है बच्चों, बुलेट है। तो बाहर से तो कोई फोर्स लगाने वाला आया नहीं, इसका मतलब है इंटरनल जो भी मोमेंटम होंगे ना वो 0 हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बड़े आसानी से, बोलो। इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, फाइनल मोमेंटम। वेरी गुड बच्चों, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल तो बोलोगे सर शुरुआत में तो गन अपने चला ही नहीं है, पहले तो 0 हो जाएगा गन का और बुलेट का। और फाइनल में क्या हो जाएगा, गन के लिए हो जाएगा M1 V1 और बुलेट के लिए हो जाएगा बच्चों M2 V2। तो एक राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो आप ना M1 V1 लेफ्ट साइड में गया है तो उसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। तो घूम फिर के जब इसको नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ये M1 V1 और ये हो जाएगा M2 V2। बच्चों इस लाइन से आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो ढंग से लिखना है तो पूरा पढ़ सकते हो।
मार्क्स नहीं काटे जाते अगर अपन क्लास 9th में है और इतना अपन को सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ जाए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम का मतलब होता है बच्चा लोग गन और बुलेट। तो जितना मोमेंटम शुरुआत में होगा उतना ही मोमेंटम एंडिंग में भी होगा। तो बोलो देखो यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। तो इनिशियल दोनों के लिए क्या हो जाएगा 0 0 और फाइनल क्या हो जाएगा m1v1 और m2v2। एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा क्योंकि एक राइट साइड जा रहा है एक लेफ्ट साइड जा रहा है। ये लाइन अगर टफ लग रही है तो डायरेक्टली याद करो। बोलो m1u1 बराबर, बोलो यार m1v1 बराबर, हाँ सीधी बात, m1v1 बराबर m2v2। क्लियर है ना। एक तरफ मैंने गन को लिया है और एक तरफ बुलेट को लिया है। आप ऐसा नोट्स में लिख लो, गन का मोमेंटम एक तरफ और बुलेट का मोमेंटम एक तरफ। कोई परेशानी, न्यूमेरिकल आएगा बन जाएगा, बेसिक सा मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आप लोगों को ये 7/16 को और भी करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे? 16 फोरजा होता है 64, तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा बच्चों 4 3 कर लो इसको, है ना, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ पे? हेलो, चलो आगे देखें।